आ गए आप लोग? ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? मतलब कि जो मादा के द्वारा, मतलब फीमेल यानी स्त्रियों के द्वारा जो प्रजनन, स्त्री के द्वारा जो प्रजनन होता है, मतलब स्त्रियों में जो प्रजनन यानी जो ऑर्गन भाग लेते हैं प्रजनन में, वो क्या कहलाएंगे? प्रजनन तंत्र। अब इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं? ठीक। तो मादा प्रजनन तंत्र में भाग लेने वाले अंग, तो कौन कौन से अंग भाग लेते हैं इस पे? कोई बताएगा? कौन कौन से अंग इस पे भाग लेते हैं? कौन कौन से अंग इस पे भाग लेते हैं? तो देखो, पहला हो गया क्या, सबसे पहले ओवरीज, जिसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। ठीक। अंडाशय या डिंब ग्रंथि बोलते हैं उसको। ठीक। ओवेरीज। दूसरा क्या हो गया? तो फैलोपियन ट्यूब, जिसको डिंब वाहिनी बोला जाता है। डिंब वाहिनी, फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब। और तीसरा क्या होना चाहिए? किसी को कुछ आइडिया बताइए, आप लोग कमेंट करिए। क्या हो जाएगा? गर्भाशय। और कौन से होंगे? यूटेरस। और क्या होगा? आ, योनि, वेजाइना। और पांचवा क्या हो जाएगा? आ, भग, इसको अपन क्या बोलते हैं? वल्वा। ठीक। तो यहाँ तक क्लियर, कौन कौन से पार्ट यानी भाग लेते हैं, कौन कौन से अंग? तो ओवरी हो गई, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना और वल्वा। ठीक। अब देखते हैं अपन क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो कैसे काम करता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक। सेम वैसे ही यहाँ भी। है ना? ये क्या कहलाती है? तो ये होती है क्या? फिम्बरी। ठीक। ये एंड पार्ट होता है क्या? फिम्बरी। अब ये यहाँ से, ठीक, ये फिम्बरी हो गई। ठीक। ये क्या हो गई? फिम्बरी। FIMBRAE। ठीक। और ये क्या हुआ? ये हुआ फंडस। फंडस। और ये जो रीजन है, ये पूरा क्या कहलाता है? तो ये पूरा कहलाता है क्या? अपना फैलोपियन ट्यूब। एक मिनट थोड़ा। ठीक।
हम्म, पूरा जो मैं लिखा था यार। चलो आ गया। ठीक, तो ये क्या हुआ? ये हुआ फंडस। ये पूरा रीजन जो कहलाता है, क्या कहलाता है? ये पूरा, ये कहलाता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। ठीक। ओ, फैलोपियन ट्यूब। ठीक, ये फंडस हुआ। ये फिमरी हुई। ठीक, ये हुआ। तो ये फंडस हुआ। ये क्या हुआ? यूटेरस। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? जो सकरा पार्ट है, ये कहलाता है इस्थमस। आई एस टी एच, इस्थमस। ठीक। और ये फूला भाग है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एम्प्यूला। एम्प्यूला। ठीक। और ये क्या कहलाता है? तो ये होता है इनफंडिबुलम। डिबुलम। ठीक, इनफेंडिब्यूलम कहलाता है। और इस पे क्या पाई जाती है? यूट्रिन वॉल पाई जाती है। ठीक। वॉल ऑफ यूट्रिन, जिसको यूट्रिन वॉल बोलते हैं, गर्भाशय दीवार। ये कुछ इस प्रकार से यूट्रिन वॉल पाई जाती है। ठीक, गर्भाशय दीवार। ये ठीक। अब देखो, सेम जो इस तरफ मैंने लिखा है, तो ऐसे ही सेम इसी तरफ रहेगा। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक।
ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ये कौन सी, तो ये जो अंदर वाली लेयर है ये क्या कहलाती है, तो एंडोडर्म कहलाती है, एंडोडर्म। ठीक, या एंडोमेट्रियम इसको बोलते हैं। और जो ये बीच वाली है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और जो ये लास्ट वाली इसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ठीक, अब दोनों तरफ क्या होते हैं, तो दोनों तरफ यानी कि ओवरी होती है, ये ओवरी होती है, जो कि किससे जुड़ी रहती है, तो ये होती है मिजोवेरियम से जुड़ी रहती है। और कहाँ जुड़ी रहती है, तो जो यूट्रस होता है मतलब जो, तो उसके पिछले पोस्टीरियर पार्ट पे जुड़ा रहता है। ठीक, ऐसे ये मिजोवेरियम के द्वारा यानी पिछले पार्ट पे जुड़ा रहता है। ठीक, अगर ये अगले पे जुड़ा होता तो मैं इसको ऊपर कर दे, यानी पूरा डायरेक्ट ऊपर तक कर देता। तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई लेफ्ट ओवरी, लेफ्ट ओवरी। अगर हम किसी का अध्ययन कर रहे हैं तो जो हमारा लेफ्ट होगा वो उसका राइट होगा, और जो जिसका अगर हमारा राइट होगा तो उसका लेफ्ट होगा। ठीक, तो ये हुआ लेफ्ट ओवरी और ये हुआ राइट ओवरी, जीएचटी राइट ओवरी। अब जो ये क्या है, ये है मिजोवेरियम, मिजोवेरियम। और जो मिजोवेरियम होती है इसी में क्या पाई जाती है, तो इसी में ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व वेसल्स होती हैं, जिससे यानी कि ब्लड का आदान प्रदान होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इसी के द्वारा कंट्रोल होते हैं। ठीक, तो क्या होती है ब्लड वेसल्स और नर्व्स किसका, तो रूट ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ठीक, तो ब्लड वेसल्स और नर्व्स का ये रूट होती है, कौन, मेसोवेरियम होती है। ठीक, अब ओ फिर से वही प्रॉब्लम करने लगा। एक फंडस, अब क्या होता है कि जो हमारा स्पर्म होता है तो कहाँ से जाता है, मतलब जो इजैकुलेशन होता है तो जो महिलाएं होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, वेजाइना पाया जाता है। ठीक, ये क्या हो गया, वेजाइना पाया जाता है। अब इस पे सबसे ऊपर एक क्या होता है, क्लाइटोरिस होता है। ठीक, क्लाइटोरिस, ओरिस। तो ये क्या, क्लाइटोरिस जो होता है मेल के जो पेनिस होता है उसके एनालॉगस होता है। ठीक, कौन, क्लाइटोरिस। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया यूरेथ्रल ओरिफाइस और ये हो गया वेजिनल ओरिफाइस। क्या हो गया ये यूरेथ्रल ओरिफाइस और ये हो गया क्या, वेजिनल ओरिफाइस। तो मेल में अपन देखे थे क्या हुआ कि जो यूरेथ्रा था और जो सीमन हो रहा था वो एक ही पाथ के द्वारा हो रहा था, लेकिन फीमेल पे जो यूरिन होता है वह यूरेथ्रल ओरिफाइस के द्वारा और जो कॉपुलेशन वगैरह होता है वो वेजाइनल ओरिफाइस के द्वारा होता है। तो इसमें दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक, अब
अब इसमें क्या होता है कि दो लम्फ ऑफ मास यानी कि दो तितली जो तितली पंखुड़ी के समान क्या रहती हैं, दो पंखुड़ी के समान लम्फ ऑफ मास की यानी परत ढकी रहती है। तो जो एक सबसे पहली होती है वह क्या होती है, लेविया माइनोरा होती है। ठीक, ये क्या हुई, लेविया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। ठीक, तो जो लेबिया माइनोरा होती है, तो लेबिया माइनोरा में कोई भी हेयर नहीं होते। ठीक, इस पे लेबिया माइनोरा पे कोई भी हेयर नहीं आता है। ठीक, और अगर हम बात करें लेबिया मेजोरा की, यहाँ पे ही ऐसे क्या लगी रहती हैं, लेबिया माइजोरा, लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा जो होती है, लेबिया मेजोरा में क्या होती है कि इसमें प्यूबिक हेयर्स पाई जाती हैं। और जो क्या होता है स्त्रियों के यानी कि इसके ऊपर यहाँ पे क्या रहते हैं कि मोन्स प्यूबिस पाया जाता है, जो फैटी एसिड का बना होता है, वहां पे प्यूबिक हेयर्स पाई जाती हैं। और कहाँ पे पाई जाती है, तो लेबिया मेजोरा के ऊपर भी प्यूबिक हेयर्स पाई जाती हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। और जो ये लेबिया माइनोरा होती है, ये ऐसे ऐसे जुड़ी हुई होती है, मतलब एक ऐसे और दूसरी उसी के ऊपर जस्ट ऊपर ऐसे तितली के पंखुड़ी के समान ऐसे जुड़ी रहती हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। किसी का कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा ना? ठीक, अब क्या होता है कि यहाँ पे एग हुआ, ओवरी में एग बनता है। ठीक, अब जैसे 14वां दिन, ठीक, तो एग जो होता है वह कहाँ पे आता है, एम्प्यूला पे आता है, यानी बाहर आया। ठीक, अब यहाँ से जब क्या होता है, कॉपुलेशन वगैरह होता है, इंटरकोर्स होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, तो स्पर्म क्या होता है, जाता है। ठीक, अब जो ये एग है, अगर कहीं अगर ये फीमेल साइड आया तो यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और अगर ये जो स्पर्म होता है, कभी क्या होता है, कभी इधर साइड कई स्पर्म जो होते हैं इधर चले जाते हैं, कई स्पर्म इधर, तो जिधर साइड एग बनेगा तो उधर साइड मतलब 300 करोड़ के समथिंग, 300 मिलियन स्पर्म जाते हैं, जिसमें से खाली एक स्पर्म ही जाके उसको फर्टिलाइज करता है। ठीक, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि लेफ्ट ओवरी पे ही एग बनेगा, कभी लेफ्ट ओवरी पे बनता है तो कभी राइट ओवरी पे, तो कभी राइट ओवरी पे ही लेफ्ट ओवरी पे, यानी कि उसके बॉडिकल यानी फिजियोलॉजी पे चेंज करते रहता है, यानी इन्वायरमेंट ये सब, यानी ये डिफाइन नहीं कर पाया जा रहा है कि लेफ्ट ओवरी पे ही बनता है कि राइट ओवरी पे बनता है, कहीं पे भी एग जो होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जो ये क्या हुआ, स्पर्म गया और 14वें दिन यानी कि जो फर्टिलाइजेशन ज्यादातर यानी कि निषेचन होने की संभावना कौन से दिन रहती है, तो 14वें दिन। क्यों, क्योंकि उसी दिन क्या होता है, जो एग होता है वह रिलीज होके कहाँ जाता है, एम्प्यूला पे जाता है। और जो निषेचन का स्थान पहले क्या है, प्राचीन बुकों में किस में कहाँ पे बताया गया था, तो जो इस्थमस और एम्प्यूला के जंक्शन पे बताया गया था। ठीक, लेकिन अब की जो नई बुकें हैं तो वो कहाँ पे बता रहे हैं कि एम्प्यूला पे ही जो स्पर्म और एग होता है वह यानी फर्टिलाइज करता है। ठीक, तो इसकी प्रोसेस समझना कि अब ये जाता कैसे है, कैसे कैसे होता है। ठीक, यहां तक समझ में आया आप लोगों को, क्लियर हुआ? तो देखो ये क्या हुआ, वेजाइनल ओरिफाइस से यानी कि स्पर्म यहाँ से जब इजैकुलेशन कॉपुलेशन होता है तो यहाँ पे क्या रहता है, सर्विक्स। ठीक, सर्विक्स, सर्विक्स से होते हुए कहाँ जाया, यूट्रस, यूट्रस से फिर यानी कि यहाँ पे चला जाता है, कहाँ, यानी कि एग से फर्टिलाइज हो जाता है। ठीक, अब इसमें भी कुछ रहता है कि देखो सबसे पहले क्या होता है, वेजाइनल ओरिफाइस, वेजाइनल ओरिफाइस, अरे यार, वेजाइनल ओरिफाइस, ये क्या होता है, वेजाइनल कैनाल होता है, वेजाइनल कैनाल। ठीक, ये वेजाइनल कैनाल होती है। फिर वेजाइनल कैनाल से सर्विक्स में, सर्विक्स से फिर कहाँ जाता है, सर्वाइकल कैनाल पे,
सर्वाइकल कैनाल। ठीक। तो देखो, जब कॉपुलेशन होता है तो जो पेनिस होता है वह कहाँ आया, वेजाइनल ओरिफाइस पे आएगा। फिर अब क्या रहता है कि यहाँ पे एक ऑस पाया जाता है, मतलब एक संकुचित रहता है। ठीक ऐसे ही संकुचित रहता है। जैसे एनस होता है ना आप लोगों का, तो एनस एनस की तरह ही यहाँ पे, ये यहाँ पे नीचे और क्या है, एनस है। इसको भी एनस। ठीक। तो एनएस के थ्रू जैसे ही यहाँ पे क्या रहती है, एक संकुचित रहता है, पेशी होती है। ठीक। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑस बोला जाता है। एक्सटर्नल ऑस बोला जाता है। ठीक। तो जब यहाँ से जो पेनिस होता है, पेनिस से जब कॉपुलेशन होता है, यहीं पे सबसे ज्यादा स्त्रियों को प्लेजर होती है। प्लेजर कहाँ पे मिलती है, तो वेजाइनल कैनाल पे ही। फिर यहाँ से जो स्पर्म होता है वह कहाँ जाता है। अब एक बात और, जब तक अगर सर्वाइकल कैनाल नहीं खुली हुई होगी, ए एन ए सर्वाइकल कैनाल नहीं खुली हुई होगी, तो सर्वाइकल कैनाल नहीं खुली रहेगी तो स्पर्म यानी कि वहां अंदर जाएगा नहीं और फर्टिलाइजेशन होगा भी नहीं। तो सबसे मेन क्या होगा कि सर्वाइकल कैनाल का खुलना भी जरूरी है। तो मोस्टली जो सर्वाइकल कैनाल होती है वह 14वें दिन खुल जाती है। ठीक। इसलिए माना जाता है कि 100% मतलब कि निषेचित होने का ज्यादा, यानी 100% कितने कौन से दिन को माना गया है, तो 14वें दिन को माना गया है। तो ये क्या होता है, ये होता है एक्सटर्नल ऑस, ये हो गया एक्सटर्नल ऑस, और ये हो गया क्या, इंटरनल ऑस। इंटरनल ऑस। ठीक। तो अब यहाँ से क्या हुआ, अपना स्पर्म जो सीमन होता है वह कहाँ गया, सर्विक्स पे। सर्विक्स से जब ये सर्वाइकल कैनाल खुलती है तो सर्वाइकल कैनाल के थ्रू, इंटरनल कैनाल के थ्रू कहाँ जाता है, यानी कि फिर यूट्रेस पे जाता है, यूट्रेस से फिर वहां अंदर चला जाता है। ठीक। तो इतना समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे समझ में आ गया। अब अगर हम हिस्टोलॉजी देखें यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब की, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकता है। हिस्टोलॉजी ऑफ यूटरस एंड फैलोपियन ट्यूब। ठीक। तो जो अपनी यूट्रस होती है और फैलोपियन ट्यूब होती है वह किस किस से मिलकर के बनी हुई होती हैं। ठीक। तो सबसे पहले हो गई क्या, सिरोसा। ठीक। या इसको अपन एक और नाम से क्या जानते हैं, एडवेंशिया। एडवेंशिया। ठीक। तो ये क्या होती है, ये आउटर लेयर होती है। ठीक। ये क्या होती है, आउटर लेयर होती है। दूसरी हो गई क्या, मसल लेयर। लेयर, मसल लेयर। ठीक। तो जो ये मसल लेयर होती है, तो एक तो ये बनाती है क्या, ओविडक्ट। ओविडक्ट। और दूसरा बनाती है क्या, यूटरस। यूटरस। ठीक। तो जो ओविडक्ट में होती है तो अनस्ट्रिप्ड मसल्स पाई जाती हैं, मतलब कि ओविडक्ट में चिकनी पेशियां ही पाई जाती हैं। कौन सी, चिकनी पेशियां। चिकनी पेशियां। और जो यूट्रस होती है तो यूट्रस में ये बना हुआ होता है किसका, तो जो बंडल ऑफ मसल्स है, जो मसल्स के यानी कोशिकाओं के बंडल से बना हुआ होता है। ठीक। BUNDLE, बंडल ऑफ मसल्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक। तो जो ये सेरोसा या एडवेंशिया हुआ, ये क्या कहलाता है, आउटर लेयर मतलब पेरीमेट्रियम। मेट्रियम मैंने दिखाया था ना, ये यहाँ पे, ये देखो, ये क्या है, ये पेरीमेट्रियम। सबसे आउटर क्या है, पेरीमेट्रियम।
मिडिल क्या है, मायोमेट्रियम, और आंतरिक क्या है, एंडोमेट्रियम या एंडोडर्म उसको बोलते हैं। और ये मसल लेयर क्या हो गया, तो ये दोनों क्या कहलाती हैं, मायोमेट्रियम। और जो इनर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, तो म्यूकस मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक, जिसे म्यूकस रिलीज होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो क्या कहलाती है, ये सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम सेल से बनी होती है। जब मैं टिश्यू पढ़ाऊंगा तो उस पे बताऊंगा कि कॉलमनर इपिथेलियम सेल्स क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं, ठीक। तो ये क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम कहलाती है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्या है, ओवरी। 1 मिनट मुझे समय देना, मैं थोड़ी पानी पी लूं। चलिए आ गया मैं, है ना। तो ओवरी, तो यह मादा में प्राथमिक जनन अंग होता है, ठीक। हाँ, यह यानी पेल्विक कैविटी में गर्भाशय की दोनों डिंब वाहिनी के झब्बेदार सिरे पर स्थित होती है। मैंने दिखाया था ना, मेसोवेरियम के द्वारा यह जुड़ी हुई थी, ठीक। इसमें दोनों अंडाशय जो होते हैं उदर गुहा की पृष्ठ दीवार मतलब मेसोवेरियम झिल्ली द्वारा जुड़े रहते हैं, मैंने बताया भी। और इसकी संरचना कैसे होती है, तो अंडाकार या बादाम की तरह संरचना होती है, और इसका आकार लगभग कितना होता है, 3x2x1 सेंटीमीटर होता है, ठीक। और जो इसका सिरा होता है वह ओवेरियन लिगामेंट द्वारा गर्भाशय से जुड़ा रहता है। और इसका जो संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम की बनी हुई होती है। किसकी किसकी, तो संयोजी ऊतक और उपकला मतलब एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई होती है। अब इसमें अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, तो इसके ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, इसमें ओवरी में, एग में, तो स्ट्रोमा पाया जाता है, ठीक। और इसमें क्या होते हैं, फॉलिकल भरे रहते हैं जो विभिन्न विकासावस्था में यानी सजे रहते हैं। और सामान्य रूप से नवजात कन्या शिशु में 40,000 से 2 लाख तक अपरिपक्व जो इमेच्योर फॉलिकल रहते हैं। जब यानी कि अगर लड़की गर्भाशय में ही लड़की रहती है तो वहीं से ही फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वहीं पे फॉलिकल बन जाते हैं। लेकिन जब प्यूबर्टी स्टेज आती है 13 से 15 साल, तब वो मैच्योर होते हैं और एक एक एग यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा निकलते रहते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक। वैसे तो माना जाता है 40,000, लेकिन इतना क्षमता है नहीं कि वह वो कर पाए, ठीक ना। यह नारी के पूरे जीवन काल में 500 से अधिक पुटक परिपक्व नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 9 महीने का तो अगर एक वो हो गया डिलीवरी, तो 9 महीने तो उसी पे हो गया, तो 9 महीने उसी पे नहीं आएंगे, ऐसा रहता है ना। और प्रत्येक फॉलिकल में डिम्ब जो होता है ओवम से भरा रहता है, और चारों तरफ से फॉलिकल सेल से घिरा रहता है। तो किससे घिरा रहता है, फॉलिकल सेल से घिरा रहता है। और प्रत्येक फॉलिकल सेल्स जो होते हैं एस्ट्रोजन मादा जनन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन का स्राव करती हैं, ठीक। इसमें अंडाशय के स्ट्रोमा में ही कोशिकाओं का अन्य समूह पाया जाता है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है। और स्त्रियों में गर्भाशय के दौरान जो कार्पस ल्यूटियम होता है, तो उससे क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वह हार्मोन निकलता है, और गर्भाशय के अंत में रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। मतलब कि जब डिलीवरी होने वाली रहती है तो डिलीवरी के थ्रू क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वह निकलता है, जिससे क्या होता है कि जो यानी कि बच्चे को निकलने में आसानी होती है, और फिर रिलैक्सिन हार्मोन भी निकलता है, ठीक। अच्छा,
डिलीवरी में आसानी होती है, ये बताना चाह रहा था। उस टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड पे वर्ड नहीं आया था। देखिए डिंब वाहिनी, फैलोपियन ट्यूब। ठीक। तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है, यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी मांसल नली होती है। फैलोपियन ट्यूब मैंने दिखाया था ना। ठीक। इसमें गर्भाशय के ऊपरी भागों में बाएं और दाएं सिरों से यह जुड़ी रहती है, और डिंब ग्रंथि से परिपक्व डिंब इस नली के माध्यम से गर्भाशय में जाता है। तो जो फैलोपियन ट्यूब का ऊपरी सिरा होता है, फ्यूनल की शक्ल में फैलकर झब्बादार हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, फिमरी बोलते हैं। मैंने बताया था ना, ये ऐसे झब्बेदार हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, फिमरी बोला जाता है। ठीक। और इससे डिंब वाहिनी द्वारा, जो फैलोपियन ट्यूब है द्वारा, दूसरा सिरा जो होता है गर्भाशय गुहा यानी यूट्रिन कैविटी से लगा रहता है। और सामान्य रूप से जो फैलोपियन ट्यूब की दीवार होती है सीलिएटेड होती है, जिससे डिंब क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है। इसमें जो फैलोपियन ट्यूब के फिमरी द्वारा क्या होता है, ओवम इसमें प्रवेश करता है, और जब परिपक्व डिंब और शुक्राणु का समागम फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक। निषेचन प्रक्रिया के बाद डिंब विभाजित होकर एम्ब्रॉय बनाता है, और जो एम्ब्रॉय होता है उसका जो विकास होता है, डेवलपमेंट, वह कहाँ होता है, तो यूट्रस में होता है, गर्भाशय में होता है। ठीक। अब बात करें हम किसकी, गर्भाशय की, तो गर्भाशय का आकार कैसा होता है, तो नाशपाती के आकार का होता है। ठीक, ऐसे। हम्म, यानी किसके तरह, नाशपाती के आकार का अंग है। ठीक। यह 8 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2 सेंटीमीटर मोटा होता है, और गर्भाशय में ही भ्रूण का विकास होता है। ठीक। तो अगर एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट की बात करें तो कहाँ होता है, तो यूटेरस में होता है, गर्भाशय में होता है। और जो ये गर्भाशय होता है, ये 3 भाग से मिलकर के बना हुआ होता है। कौन कौन से, एक हो गया फंडस, दूसरा हो गया बॉडी, और तीसरा हो गया सर्विक्स। ठीक। मैंने दिखाया था ना, ऊपर क्या हुआ, फंडस, फिर यहाँ नीचे था क्या, सर्विक्स, और ये हो गया बॉडी। मतलब कि जो ये रहती है, ये वाली पार्ट, ये क्या कहलाती है, बॉडी कहलाती है। ठीक। अब जो फंडस होती है, गर्भाशय का ऊपरी चौड़ा भाग होती है। ठीक। और मध्य भाग में ग्रीवा, निम्न भाग में है। ठीक। जो सर्विक्स होती है वह कहाँ रहती है, निम्न भाग में, यानी नीचे की ओर होती है। फंडस में जो फैलोपियन ट्यूब खुलती है, और ग्रीवा का जो संपर्क होता है, जो सर्विक्स का संपर्क किससे रहता है, वेजाइना से रहता है, योनि से रहता है। गर्भाशय की दीवार जो होती है मजबूत होती है, जो 3 प्रकार के ऊतकों से मिलकर के बनती है। कौन कौन से, मैंने बताया था, जो आउटर होती है वह पेरीमेट्रियम, मिडिल जो होती है मायोमेट्रियम, और इनर जो होती है एंडोमेट्रियम। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब इसके जो एंडोमेट्रियम होता है, तो एंडोमेट्रियम में म्यूकस मेम्ब्रेन लगी रहती हैं, जिससे क्या होती हैं, ग्रंथियां, जिसमें इसी में ग्रंथियां स्थित होती हैं। और यदि डिंब का निषेचन हो जाता है तो वह गर्भाशय से मोटी स्तरों में स्थित हो जाता है। तो जो ये गर्भाशय की वॉल होती है वहीं पे क्या हो जाती है, स्थित हो जाती हैं। ठीक, जब डिंब का निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक। अगला है, यदि निषेचन नहीं हुआ तो श्लेष्मिक झिल्ली का अधिकांश भाग अलग हो जाता है और रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं। इसी के फलस्वरूप क्या होता है, रक्तस्राव होता है। देखो, अगर निषेचन हो गया तो क्या हुआ कि फर्टिलाइज हो गई, तो वह यानी उससे जुड़ जाएंगी और उसके यूट्रस के भाग से लग जाती है। और अगर यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक, तो वे क्या होती हैं, रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं, और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसके थ्रू, यानी कि रक्तस्राव के थ्रू बाहर निकल आता है। ठीक। अगला है योनि, वेजाइना। ठीक। तो जो वेजाइना होता है 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी मांसल नलिका है। इसका भीतरी भाग जो होता है वह किससे, सर्विक्स से, यहाँ पे सर्विक्स रहता है ना, तो सर्विक्स से, तथा जो बाहरी भाग होता है वेस्टिब्यूल में खुलता है। ठीक। योनि रजस्राव के लिए और बच्चा को बाहर निकालने के लिए रास्ता भी देता है, बिल्कुल सही बात है। अब अगला बात है क्या, भग, यानी जिसको वल्वा बोला जाता है। तो यह मादा जननांग का यह बाहरी भाग होता है, जिसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आ जाते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस। तो वल्वा में कौन कौन से पार्ट आते हैं, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा और क्लाइटोरिस आती है।
तो जो क्लाइटोरिस होती है, ये क्या करती है? क्लाइटोरिस योनि प्रधान मतलब वेस्टिब्यूल के अधरतल से एक छोटा अंग होता है, ठीक। और ये जो मेल होते हैं, तो मेल के जो पेनिस होता है उसी के होमोलॉगस होता है, ठीक। कौन? तो पेनिस जो क्लाइटोरिस होती है वह मेल के उसके होमोलॉगस होती है, ठीक। इसमें संवेदी तंत्रिकाएं के अनेक सिरे भी होते हैं। यह उद्दीपन के फलस्वरूप यौन उत्तेजनाएं प्रदान करता है। कौन? क्लाइटोरिस, ठीक। और बालिकाएं में योनि मार्ग जो होता है श्लेष्मा झिल्ली से ढका रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कुमारी छेद या हाइमन बोला जाता है, ठीक। प्रथम मैथुन के समय या अन्य कारणवश भी फट जाता है तथा इसे रक्तस्राव होने लगता है। एक बात और कि कई कंप्लेन करते हैं कि अगर यदि फर्स्ट इंटरकोर्स होता है और उस समय हाइमन नहीं फटी या रक्तस्राव नहीं हुआ, तो क्या क्लेम करने लगते हैं कि तुमने पहले भी इंटरकोर्स किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी कि फर्स्ट इंटरकोर्स में ही हाइमन फटे ऐसा कुछ नहीं है। आप बाइसिकल के थ्रू, घुड़सवारी के थ्रू या कहीं कभी गिर गए तो उसके थ्रू भी हाइमन जो होती है वह क्या होती है? फट जाती है। तो ऐसा ये वर्जिनिटी का साइन नहीं माना जाता हाइमन को, ठीक। अब अगला है क्या? बार्थोलिन ग्लैंड्स। तो ये क्या करती है? ग्रंथि योनि प्रधान वेस्टिब्यूल में पाई जाती है। इसकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होती है और यह नर के काउपर ग्रंथि के समान होती है और यह ग्रंथि मैथुन के समय चिकना द्रव स्राव करती है। तो जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है, तो जब क्या होता है कि कॉपुलेशन होता है, ठीक। जो बर्थोलिन ग्लैंड्स होती है, मतलब कि आउटर जो रहती है बर्थोलिन ग्लैंड्स, मैंने बताया कि जो आउटर होती है यानी कि यूट्रिन वॉल पे वहां रहती है, ठीक। तो ये क्या करती है कि जब कॉपुलेशन होता है तो कॉपुलेशन से अल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन करती है, ठीक। तो जिससे क्या होता है? प्लेजर मिलता है और जिससे यानी कि जब कॉपुलेशन होता है तो जिसके थ्रू क्या करता है कि जो बर्थोलिन ग्लैंड्स होती है वह अल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रेट करती है, ठीक। अब अगला है क्या? मेमोरी ग्लैंड्स, जिसको अपन ब्रेस्ट बोलते हैं, ठीक। तो जो मेमोरी ग्लैंड्स है, देखना, यानी कि जो स्त्रियां होती हैं, यानी कि यहाँ पे जो मांस का थूथड़ा यानी मांस यानी लंप ऑफ मांस निकला रहता है उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स बोला जाता है, ठीक। ब्रेस्ट बोला जाता है। 1 मिनट। ठीक, तो देखो, अब ये क्या हुई? रिब्स हुई, ये क्या हुई? रिब्स। और यहाँ पे क्या रहती है? इंटरकोस्टल मसल्स रहती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। ये क्या है? इंटर कोस्टल मसल्स, ठीक। और ये क्या है? ये है रिब्स, ठीक। अब यहां से जो अपना ओ, ठीक, ये, तो ये क्या होता है? सबसे पहले ये हो गया निप्पल, ठीक। अब जो निप्पल होता है यहाँ पे क्या रहती है? लेक्टिफेरस डक्ट होती हैं, ठीक। यहाँ पे क्या होती हैं? लेक्टिफेरस डक्ट। अब यहाँ पे जो काला वाला पार्ट होता है, ये लेक्टिफेरस डक्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? तो एरियोला कहलाता है, एरियोला, ठीक। जो यानी कि उस पे जो डार्कनेस वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एरियोला बोलते हैं,
ठीक। और ये क्या होता है, ये वाला पार्ट, ये जाके कहाँ खुलती हैं तो कहाँ निकलती हैं, जो लेक्टिफेरस डक्ट है, तो ये कहलाता है क्या, मेमोरी एम्प्यूला, मेमोरी एम्प्यूला। ठीक। अब जो यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, कई मेमोरी लोब्यूल्स पाई जाती हैं, कुछ इस तरह से, ये ऐसे मेमोरी लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक। इन्हें ये मेमोरी लोब्यूल्स पाए जाते हैं, और इस पे क्या होती हैं, ये डक्ट, अरे ये डक्ट लगी रहती हुई होती हैं। ठीक। इन्हीं डक्ट के थ्रू क्या होता है कि जो दूध होता है वो बाहर यानी इस पे आता है, और बीच में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे ऐसे फैटी एसिड पाया जाता है। ठीक। ये क्या पाया जाता है, फैटी एसिड पाया जाता है। ठीक। अब जो यहाँ इसके अंदर क्या बोलते हैं, तो मेमोरी एल्वियोली होती हैं, जो क्या करती हैं, दूध का फॉर्मेशन, मिल्क का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक। क्या होती है, मेमोरी एल्वियोली। ये अब ये मेमोरी एल्वियोली तो हो गई, लेकिन ये मेमोरी एल्वियोली से अब दूध निकलता कैसे है, तो इसमें क्या पाई जाती हैं, तो पतली पतली मेमोरी ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। क्या, पतली पतली मेमोरी ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, ये ऐसे। ठीक। मैं इनको बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे ऐसे ले आता हूँ। ठीक। तो ये क्या हुआ, ये हुआ मेमोरी लोब्यूल्स, डबल MERY लोब्यूल्स। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 15 से 20 होती है। ठीक। मैंने कितनी बनाई है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इनकी संख्या कितनी होती है, 15 से 20 होती है। ठीक। और ये व्हाइट से ही जो मैंने बनाया था, ये क्या है, मेमोरी डक्ट है। ठीक, मेमोरी डक्ट। अब जो मैंने रेड से बनाया है बाद में, आ, ये क्या कहलाती हैं, आ, तो ये वाली क्या कहलाती है, जो मैंने ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं, सॉरी, ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और जो ये क्या कहलाती हैं, तो ये मेमोरी लोब्स कहलाते हैं। लोब्स कहलाती हैं। ठीक। तो और ये हरे हरे से हैं, ये क्या है, मेमोरी एल्वियोली। अरे, मेमोरी एल्वियोली। ठीक। तो सबसे पहले जो दूध का फॉर्मेशन यानी मिल्क कहाँ बना, मेमोरी एल्वियोली में। ओहो, आराम से बॉस। ठीक। तो सबसे पहले कहाँ, मेमोरी एल्वियोली में, मेमोरी एल्वियोली से फिर कहाँ आया, तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में आया, मेमोरी ट्यूब्यूल से फिर कहाँ जाएगा, तो मेमोरी डक्ट पे,
मेमोरी डक्ट के बाद फिर कहाँ आता है, तो लेक्टिफेरस डक्ट पे, और लेक्टिफेरस डक्ट के बाद कहाँ, जो निप्पल होता है निप्पल से बाहर निकल जाता है। ठीक, इतना आ गया समझ में। ठीक, मैंने पूरा नंबरिंग करके दिखा दिया है, तो समझ में आ गया। एक नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है ना। पांचवें पे एम्प्यूला आएगा, चौथे पे एम्प्यूला, पांचवे पे लेक्टिफेरस, छठे पे निप्पल, है ना। तो ये रहा पृष्ठ। ठीक, अगर हम इसके पाथ की बात करें तो सबसे पहले कहाँ, मेमोरी, कहाँ पे, एल्वियोली, ओली, मेमोरी एल्वियोली से कहाँ जाता है, तो दूसरा नंबर पे क्या था, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल से कहाँ जाता है, तो मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से फिर कहाँ जाता है, तो मेमोरी एम्प्यूला, फिर इधर से कहाँ जाता है, तो लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट, और लेक्टिफेरस डक्ट से निप्पल, तो निप्पल के द्वारा यानी कि जो बच्चा होता है वह शक करके दूध पीता रहता है, निकल जाता है। ठीक, तो ये जो पाथ है ये याद रहेगा। ठीक, कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है ये पाथ, तो ये पाथ भी याद रखना। ठीक, तो जो कार्यशील स्तन ग्रंथियां होती हैं, यानी सभी मादा स्तन ग्रंथियों का ये लक्षण और अभिलक्षण होता है। तो यानी कि सभी मादाओं में क्या होता है, यह जो ब्रेस्ट पाया जाता है, और प्रत्येक ग्रंथि में 15 से 20 क्या होती है, मेमोरी लोब्यूल्स पाई जाती हैं, जो आपस में फैटी टिश्यू द्वारा अलग अलग होती हैं। ठीक, और वसा ऊतक केवल स्तन का आकार व संरचना निर्धारित करता है, जो दुग्ध उत्पादन है इसमें उसका कोई रोल नहीं होता है। तो जो फैटी एसिड का है उस इसमें यानी दुग्ध जो मिल्क फॉर्मेशन उसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक, और प्रत्येक जो मेमोरी लोब्स होती हैं में कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं, और इन्हीं कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है। ठीक, और ये कोशिकाएं क्या होती हैं, तो जो एल्वियोली होती हैं ये क्या करती हैं, जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट की यानी कि नलिकाओं में खुलती हैं, और ये सभी जो स्तन होते हैं नलिकाएं मिलकर के क्या करती हैं, लेक्टिफेरस डक्ट द्वारा दुग्ध को स्तन से बाहर निकालती हैं। ठीक, तो मैंने तो दुग्ध कैसे बाहर निकलता है ये पूरा मैंने प्रोसेस बता दिया है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अगला है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, रजोधर्म चक्र। ठीक, तो क्या हम इसको कल पढ़ें, आ, कल अपन इसको पढ़ लेते हैं। अब आज अपन इसको क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, है ना। ठीक है, कल अपन पढ़ते हैं, आज के लिए बस इतना ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कर दीजिएगा, और कल इसी टाइम पे मैं टाइम वो कर दूंगा, कितने टाइम पे जुड़ना है तो उसी टाइम पे आप लोग जुड़ जाइएगा। गुड नाइट।